नमस्कार, हरिओम सर। हिंदी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। व्याकरण की परिभाषा हमने पढ़ी थी, व्याकरण के क्या क्या कार्य हैं इसका भी ज्ञान हमने प्राप्त किया। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इन सब का क्रमिक रूप से हम अध्ययन करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत अक्षर, वर्ण और ध्वनि, इन तीनों में क्या अंतर है? बहुत सारे व्यक्ति वर्ण को, ध्वनि को, अक्षर को एक ही बता लेते हैं, तो ये गलत है। इन तीनों में बहुत अंतर है और इन तीनों का अगर ज्ञान है तो हिंदी के में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसे करके सीखेंगे हम, रटेंगे नहीं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, वर्ण विचार। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण और अक्षर, ये तीनों क्या होते हैं? क्या ये तीनों एक ही होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है? इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि के बारे में कह सकते हैं कि मुख से उच्चारित आवाज ध्वनि कहलाती है। मुख से उच्चारित आवाज ध्वनि कहलाती है। आपने बोला अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, म, ये सब ध्वनियां हैं। अब दूसरा है वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो ध्यान रखना है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप या लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है। तो इसमें लिख सकते हैं आप, ध्वनि का लिखित रूप या लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। एक और बात, वर्णों के टुकड़े नहीं होते। वर्णों के टुकड़े नहीं होते। जैसे देखिए आप लोग, ये क, ये वर्ण है। आपने लिखा म, ये वर्ण है। न, ह, प, कोई सा भी व्यंजन लिखो जिसके नीचे हलंत लगा हो, ये वर्ण कहलाता है। और स्वर भी वर्ण कहलाते हैं, ये ध्यान रखना आप। कोई सा भी स्वर हो, सब वर्ण कहलाते हैं। तभी तो हम पढ़ते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण कहलाते हैं। यानी जो ध्वनि है उसको आप लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब है अक्षर। अक्षर का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? जिसका क्षर यानी के नष्ट या कम न हो। जिसका अ का मतलब नहीं, शर का मतलब कम होना या नष्ट होना, यानी जो कम नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उसे अक्षर कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं अक्षर नष्ट न हो, कम न हो, तो ऐसा क्या है? ध्यान रखना, अक्षर और वर्ण में एक अंतर है। वर्ण में हलंत लगा होता है, अक्षर में हलंत नहीं लगा होता है। देखिए आप, ये क, ये वर्ण है। अगर इसके अंतर्गत अपन ने स्वर मिलाया, स्वर मिलाते क्या हो जाता है? ये क पूरा हो गया, तो ये अक्षर कहलाता है। कबीरदास जी हिंदी के बहुत बड़े कवि, महान समाज सुधारक थे। उन्होंने एक दोहा बोला था, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, डाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
और एक अभिषेक बच्चन की एक फिल्म भी है ढाई अक्षर प्रेम के। तो आप देखिए प्यार या प्रेम, इस शब्द में ढाई अक्षर बताए जाते हैं, यानी कि ये र, देखिए आप पूरा इसमें स्वर मिला हुआ है तो ये एक अक्षर है, या में पूरा स्वर है तो ये एक अक्षर है, और ये प आधा है तो ये ढाई अक्षर हो गया, एक और एक दो और एक आधा ढाई। प्रेम में देखिए ये प तो आधा है और इस प के नीचे जो र लगा है, इस र में ए मिला हुआ है तो रे और म, तो रे भी पूरा और म भी पूरा, तो एक तो ये एक ये और ये आधा, ये भी हो गया ढाई। तो प्यार और प्रेम शब्द में ढाई अक्षर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कमल, कमल में कितने अक्षर हैं तो आप कहोगे 1 2 3। कहने का मतलब है ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण पूरी सांस के साथ होता है अक्षर कहलाता है। अब आप देखिए एक शब्द है सत्य। अब सत्य के अंतर्गत स भी अक्षर है और यह भी अक्षर है, लेकिन त अक्षर नहीं है, ये वर्ण है। तो फिर आप इसको कैसे बोलोगे? सत्य, त की आवाज हल्की सी आएगी, हल्की सी ध्वनि आती है, लेकिन आप इसको पूरा लिख दो, अक्षर बना दो तो इसका उच्चारण अलग हो जाएगा, सतय। क्या हो जाएगा? सतय। जबकि इसको क्या बोलोगे? सत्य, यानी कि यहाँ त की आवाज हल्की सी आ रही है और यहाँ त की आवाज पूरी आ रही है। तो अपन को ध्यान रखना है कि यदि वर्ण आधा हो तो वो वर्ण कहलाएगा और यदि वो पूरा हो तो वो अक्षर कहलाएगा। और हिंदी एक अक्षरिक भाषा है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका क ऐसे ही लिखेंगे हम, म ऐसे ही लिखेंगे, ल ऐसे ही लिखेंगे। इनका शर यानी कम या नष्ट नहीं होता, ऐसे नहीं लिखेंगे अपन क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, ऐसा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हिंदी अक्षरी के, हिंदी में अक्षर के रूप में लिखेंगे और अक्षर पूरा ही लिखा जाएगा। इस कारण हम इनको अक्षर कहते हैं, क्योंकि हिंदी में इनका प्रयोग अक्षर के रूप में ही होता है, वर्ण के रूप में नहीं होता। जैसे आपने लिखा माँ, तो आप माँ को म आ ये नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे? माँ, ऐसे ही लिखोगे। तो ये अक्षर होगा और ये होते हैं वर्ण। तो इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि अक्षर वो होते हैं जिन्हें पूरी आवाज़ के साथ या एक झटके के साथ बोला जाता है, वो अक्षर कहलाते हैं। तो अक्षर की परिभाषा क्या लिखोगे आप? ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक आघात द्वारा हो जाए, जिसका उच्चारण श्वास के एक आघात का मतलब होता है झटका या धक्का, आघात द्वारा हो जाए, अक्षर कहलाता है। तो जैसे क प्लस अ, ये क, तो ये अक्षर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। माँ, ये अक्षर है। नी, मी, हा, आ, जा, ई, उ, ये सब अक्षर हैं। स्वर भी अक्षर होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। अगर व्यंजनों के अंतर्गत स्वर मिल जाते हैं तो वो अक्षर कहलाते हैं। देखिए आप, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आंख कितने अक्षर हैं, तो ध्यान रखिएगा आ भी एक अक्षर है ये, और ख भी पूरा एक अक्षर है, क्योंकि ख में अ मिला हुआ है, तो ये 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। लेकिन वर्ण पूछा जाएगा तो क्या होगा? ये आ भी एक वर्ण के अंतर्गत गिनने में आएगा। और ख में 2 वर्ण है, कौन कौन से हैं? एक तो ख और एक अ, तो 1 और 2, तो वर्ण तो होंगे 3 और अक्षर होंगे 2। अक्षर जो पूरे होते हैं वो अक्षर होते हैं, और स्वर अक्षर में भी गिना जाएगा,
और स्वर वर्ण में भी गिना जाएगा। तो ये हुए ध्वनि, वर्ण और अक्षर। ध्वनि जो मुख से उच्चारित होती है वो ध्वनि कहलाती है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप या लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। और ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक आघात, एक धक्के के साथ, एक झटके के साथ हो जाए तो वो अक्षर कहलाते हैं। और हिंदी में अक्षर के रूप में ही लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी एक अक्षरिक भाषा है। इस कारण इसको अक्षर के रूप में लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, इनके टुकड़े करके नहीं लिखते। इस कारण इनका क्षय सर नहीं होता, यानी कम नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण, उनमें अंतर क्या है। वर्णमाला वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखना है 44। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 44 होते हैं। 52 कौन कौन से होते हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है दूसरा व्यंजन। तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और व्यंजनों की संख्या होती है 33। 11 और 33 44। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44। अब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, क्या हम बोलते हैं तब पता लग जाता है। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं। जब भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मुख अवयवों में कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती, न तो वो ऊपर तालू में, न दांतों के, न होठों में, कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती। आप स्वयं बोल के देख सकते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ। देखिए आप कहीं पर भी आपके अवयव टच नहीं कर रहे, स्पर्श नहीं कर रहे। लेकिन आप व्यंजन बोल के देखिए, क, ख, ग, ज, छ, ट, तो आप देखेंगे कि आपकी जिह्वा तालू के, मुर्दा के, दांतों के कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर कर रही है। तो स्वर वे होते हैं जिनके बोलने पर बाधा या अवरोध नहीं आता। तो एक अंतर तो ये कर सकते, स्वर निर्बाध, निर्बाध का मतलब क्या होता है, बिना बाधा के, निर्बाध रूप से उच्चारित होते हैं। स्वर निर्बाध रूप से उच्चारित होते हैं। और व्यंजनों में क्या लिख सकते हो आप, व्यंजन बाधा या अवरोध के बाद उच्चारित होते हैं। तो स्वर का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा कहीं पर भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता, और व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा अवरोध के बाद बोली जाती है। दूसरा अंतर क्या हो सकता है, देखेंगे आप, ये जानते हैं आप ओम। ओम का जब उच्चारण करते हैं तो ओ को आप बोलते जाइए, ओ बोलते जाइए, आपकी श्वास खत्म हो जाएगी लेकिन ओ खत्म नहीं होगा। और जब आप म का उच्चारण करते हैं तो म तो ध्यान रखिएगा, म का तो उच्चारण बिल्कुल थोड़े से समय के लिए होता है, लेकिन अ का उच्चारण चलता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्वरों का उच्चारण अधिक समय तक कर सकते हैं, व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन स्वयं बोला जाता है, स्वर स्वयं बोला जाता है, और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो आप एक अंतर ये भी लिख सकते हैं कि दूसरा अंतर है स्वर स्वयं उच्चारित होते हैं। और व्यंजनों में क्या लिखेंगे, व्यंजन स्वरों की
सहायता से उच्चारित होते हैं। तीसरा अंतर क्या हो सकता है? तीसरा अंतर यह है कि स्वर अधिक समय तक बोले जाते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। इधर तीसरा अंतर यह होगा, व्यंजन अधिक समय तक नहीं बोले जाते तथा स्वरों की सहायता से। इसमें भी लिखना पड़ेगा स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, क्योंकि इनमें कोई समय नहीं लगता है। चौथा अंतर क्या है? स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वरों की मात्राएं, मात्राएं क्या होती है? किसी भी स्वर या व्यंजन को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाती है। लेकिन आप जानते हैं व्यंजनों को तो अपन बोलते ही नहीं है, तो हमेशा मात्राएं स्वरों में ही लगती है। तो किसी भी स्वर को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं बोलने में लगा समय। तो स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजन में क्या लिख सकते हैं आप अंतर? व्यंजन का अंतर यह है कि व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। अगर मात्राएं नहीं होती तो ध्यान रखना इनके बोलने में कोई समय नहीं लगता। पांचवा अंतर क्या हो सकता है? पांचवा अंतर यह है कि स्वर आक्षरिक होते हैं। आक्षरिक होते हैं। मैंने बताया था कि स्वरों को अक्षर के रूप में जाना जाता है। स्वर अक्षर हैं क्योंकि उनके बोलने पर पूरी ध्वनि या पूरा आघात लगता है, इस कारण स्वर अक्षर होते हैं। लेकिन व्यंजन अक्षर नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे? व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। अनाक्षरिक का मतलब है इन्हें पूरी श्वास के साथ नहीं बोला जा सकता। तो अब आप देख सकते हैं, अपने आप परिभाषा बना सकते हैं। आप स्वर की परिभाषा क्या बनाएंगे? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में रुकावट नहीं होती, बाधा नहीं होती, अवरोध नहीं होता, निर्बाध रूप से उच्चारित होती है, स्वर कहलाती हैं। व्यंजन क्या होंगे? वे ध्वनियां जो बाधा या रुकावट के बाद बोली जाती हैं, व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। स्वर अधिक समय तक बोले जा सकते हैं, व्यंजन अधिक समय तक नहीं बोले जा सकते। स्वर स्वयं बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की मात्राएं होती है, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। और स्वर आक्षरिक होते हैं, स्वर को अक्षर के रूप में भी लिखा जाता है, और व्यंजन अक्षर नहीं होते, अनाक्षरिक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वर। अब स्वर की परिभाषा हम स्वयं बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणवायु, प्राणवायु यानी क्या होगा? ऑक्सीजन, O2, प्राणवायु फेफड़ों से निकलकर निर्बाध रूप से बाहर निकलती हैं, स्वर ध्वनियाँ
कहलाती हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में प्राणवायु फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से बाहर निकलती हैं या बोली जाती हैं, क्या कहलाती हैं? स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। एक बात आप ये भी लिख सकते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वयं बिना किसी की सहायता के होता है, ये भी अपन ने लिखा था। और आगे अंतर अपन ने लिख दिया था कि अधिक समय तक बोला जा सकता है, मात्राएं होती, उनको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या भी बताई थी मैंने, 11 होती है, ध्यान रखना। आजकल हिंदी में एक आगत या ग्रहित स्वर भी है। तो आगत या ग्रहित स्वर कौन सा है? जो कहाँ से आया है? अंग्रेजी की भाषाओं से आया है। तो अंग्रेजी भाषा से आया है अंग्रेजी का आ। ये आजकल प्रयुक्त होता है, जैसे कॉलेज लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, हॉल लिखते हैं, तो ये सब आजकल हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। तो ऐसा स्वर जो आगत है या ग्रहित है वो है अंग्रेजी का आ। ये भी अपन को ध्यान रखना है। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे? अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब आपसे पूछा जाए कि मात्राएं कितनी होती है, तो वैसे तो जितने स्वर उतनी ही मात्राएं होनी चाहिए, यानी 11 ही मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि मात्रा का मतलब होता है बोलने में लगा समय। लेकिन अ की मात्रा नहीं मानी जाती। आजकल जो विद्वान है वो अ की मात्रा नहीं मानते। तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और ये औ। इस प्रकार से 10 मात्राएं होती है, अ की मात्रा नहीं मानी जाती है। तो आजकल के विद्वान अ की मात्रा नहीं मानते हैं। अब भोलानाथ तिवारी हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको पता होगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो भोलानाथ तिवारी व अन्य विद्वान स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं? स्वरों की संख्या 10 बताते हैं। कितनी बताते हैं? 10। यानी आपसे पूछा जाए कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो आप लिखोगे 10। तो इन्होंने एक अशुद्ध स्वर भी माना है। अशुद्ध स्वर कौन सा है? अशुद्ध स्वर है री। री को अशुद्ध स्वर क्यों माना? क्योंकि ये र और ई से मिलकर बना है, यानी कि ये व्यंजन और स्वर का एक संयोग है। जब व्यंजन और स्वर का संयोग है तो इसे हटा दो, स्वरों में स्थान क्यों देते हो? लेकिन एक तो इसकी मात्रा लगती है, तो जिसकी भी मात्रा लगती है वो स्वर होता है। आप जानते हैं व्यंजनों की मात्रा लगती नहीं है, तो इसे अपन व्यंजन में भी नहीं रख सकते। दूसरी बात, जब छंदों का प्रयोग होता है तो छंदों के प्रयोग में भी इस री का स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे देखेंगे आपने लिखा ऋतु। अब ऋतु की मात्राएं गिनेंगे तो री की एक मात्रा, तू की भी एक मात्रा, तो 2 मात्रिक शब्द है ऋतु। तो री की मात्रा भी लगती है और छंदों में भी इसका प्रयोग होता है। इस कारण हम इसको स्वरों में ही स्थान देंगे और देना पड़ेगा। तो आप नोट लगाकर ये लिख सकते हैं कि छंदों में प्रयोग होने के कारण तथा मात्रा लगने के कारण इसे स्वरों में स्थान
स्वरों में स्थान दिया जाता है। आप देखिएगा, श्रृंगार, ये और ये, इन दोनों में से कौन सा श्रृंगार सही है, ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो श्रृंगार ये शुद्ध है, ये श्रृंगार गलत है। क्यों गलत है श्रृंगार? ये इस वजह से गलत है क्योंकि इस री में भी र है और इस यहां पर भी र लगा हुआ है। तो एक ही वर्ण पर, ये वर्ण है श, ध्यान रखना, ये जो श्र होता है ये श और र से मिलकर बनता है। ये श है और ये नीचे र है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, श और र से मिलकर बना है। इस श में श भी है और र भी है और इस री में भी र है, तो इस श पर 2 बार र लग गया, एक तो ये र और एक री का र। इस कारण री को महत्व देते हुए इस र को हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, श्रृंगार में ये श्रृंगार राइट है, ये श्रृंगार गलत है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि ये इसमें र का भी उच्चारण होता है। तो ये है स्वर। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण क्या है, स्वरों को कितने आधारों पर बांटा गया है। आज दिन तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में इन आधारों के अलावा और कोई सा भी प्रश्न नहीं आया है। तो स्वरों की परिभाषा पढ़ने के बाद स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो अपन ने ये पढ़ा है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लेकिन ये छोटी कक्षाओं के लिए है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है मात्रा काल। मात्रा काल का मतलब होता है उच्चारण में लगा समय। तो उच्चारण में लगे समय के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, वैसे इसका सही उच्चारण है ऋष्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। संस्कृत के अंतर्गत एक और होता है प्लुत स्वर, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 2 ही होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो मात्रा काल या उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा आधार है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब आविष्कार से लिया जाता है, जिसे जानबूझकर बनाया जाए। उत्पत्ति वो होती है जो स्वाभाविक रूप से हो, और निष्पत्ति होती है जो मन में जन्म ले, जिस प्रकार रसों की निष्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब होता है जानबूझकर उत्पन्न किए गए हो या बनाए गए हो। इस आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। बहुत सारे विद्वान जो हैं वो तीसरा भी प्रकार बताते हैं, संयुक्त स्वर। वैसे संधि स्वर के ही 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। तो 2 ही प्रकार के मानेंगे, मूल स्वर और संधि स्वर। तो रचना और बनावट के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के होंगे। यही सभी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, इस प्रकार से। जिह्वा के स्थान के आधार पर, हमारी जिह्वा को 3 भागों में विभक्त किया गया स्थान के आधार पर। एक तो अर्ध अग्र स्वर, एक है मध्य स्वर और एक है पश्च स्वर। जिह्वा के आगे से बोले जाने वाले स्वर, जिह्वा के मध्य से बोले जाने वाले स्वर और जिह्वा के पीछे से बोले जाने वाले स्वर। तो बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं इनसे संबंधित। चौथा है मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति कैसी होगी जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे, या इसे एक और कहते हैं जिह्वा के व्यवहित भाग के आधार पर, जिह्वा का व्यवहार कैसा है। 2 जबड़े हैं, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। अगर जिह्वा का व्यवहार ऊपर के जबड़े के साथ होता है तो वो संवृत होता है, और जिह्वा का व्यवहार नीचे के जबड़े के साथ होता है तो वो विवृत होता है। तो मुखाकृति के आधार पर या जिह्वा के व्यवहित भाग के आधार पर स्वर 4 प्रकार से होते हैं। इनको याद करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, न जिंदगी में कभी भूलेंगे, ऐसा तरीका हम पढ़ेंगे। संवृत स्वर 4 प्रकार के बताए थे। पहला संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो इन चारों की विस्तृत चर्चा हम अगले नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। ओष्ठाकृति के आधार पर जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ कैसे होते हैं, या तो गोल होते हैं, ऊपर खुलते हैं, या ये साइड से
चपटे होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। आप व्रतमुखी को वृत्ताकार भी बोल सकते हो और अव्रतमुखी को अवृत्ताकार भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, व्रतमुखी यानी वृत्ताकार, अव्रतमुखी यानी अवृत्ताकार। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार, उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? जिनमें मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है। और निर्नुनासिक या अननुनासिक का मतलब होता है केवल मुख के द्वारा जिन्हें बोला जाता है। तो इनकी भी विस्तृत चर्चा करेंगे। चंद्र बिंदु कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्या क्या इसके नियम और क्या क्या सुधार किए गए। तो अगले वीडियो में हम इन सभी की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखना ना भूले अगली क्लास।